नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाठक डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायलॉग मंच का सिर्फ एक मकसद है, युवाओं को प्रेरणा देना, उनको मोटिवेट करना, उनको स्ट्रैटेजी से साझा करना, जिसको अपना करके काफी लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया। और इसी तहत हम हर बार एक शख्सियत के साथ एक इंटरव्यू रखते हैं। और आज जो पर्सनालिटी आपके सामने है वो है अनन्या जी। 65th बीपीएससी में उन्होंने अपने को क्वालिफाई करके एक पोस्ट सुरक्षित करवाया है। और अनन्या जी की एक अपनी एक स्ट्रगल लाइफ स्टोरी है, जिसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो कर रखा है। वो आप जरूर लिंक में जाकर के देखें तो आपको मिलेगा। तो अनन्या जी, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं शुरुआत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में अपना बताएं कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, आपने कौन सा पोस्ट हासिल किया, रैंक क्या लगी आपकी, और वो कौन से पल थे जिसने आपको इस ओर मोटिवेट किया कि आप सिविल सर्विस के क्षेत्र में आए। जी बिल्कुल सर, मेरा नाम अनन्या है और मैंने 65 बीपीएससी में 115वीं रैंक के साथ बिहार एजुकेशन सर्विस प्राप्त की है। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अ, और मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल है कि मैं कब से इस तरफ मोटिवेट हुई, तो सर मैं बताना चाहूंगी कि मैं जैसे कि अभी वर्तमान में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एज सीनियर टैक्स असिस्टेंट पदस्थापित हूँ। और इसके अलावा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर हालांकि प्रमोट होने जा रही हूँ। बावजूद इसके मेरे जो मैं जिस ऑफिसर्स के साथ कार्य करती हूँ, तो हमारे सर ज्वाइंट कमिश्नर मैम लोग जो होती थी, तो उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया कि अनन्या तुम कर सकती हो और तुम्हें और आगे करना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि बिल्कुल मुझे भी करना चाहिए सिविल सर्विसेज की तैयारी। और फिर मैंने इस ओर कदम बढ़ाया सर। जैसा कि हम सब पहले से इस बात को जानते हैं कि आपका जो एक स्कूलिंग फेज है, जो बचपन है, बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। और क्योंकि हम सबको माँ बाप का आशीर्वाद रहता है, वो आपके साथ नहीं रहा और पिताजी आपके साथ नहीं रहे, तो आपके साथ एक टफ लाइफ था। वो उसको थोड़ा सा एक पॉइंट बताएंगे कि स्कूल में वो स्टडीज में आपने उस चीज को कैसे मैनेज किया, पढ़ाई को। और साथ ही साथ आपने वो कौन कौन से किताबों के लिए आपने एम्फेसाइज किया, और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी सिविल सर्विस के लिए। जी सर बिल्कुल। सर जहाँ तक मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात है, तो मेरी मैट्रिक बिहार बोर्ड से हुई है, हिंदी मीडियम से। और फिर उसके बाद मैंने आईएससी कंप्लीट किया है। फिर मैंने ग्रेजुएशन अपना करस्पॉन्डेंस पटना कॉलेज से कंप्लीट किया। और फिर चूंकि मुझे जैसा कि आपको पहले से पता है कि मेरी लाइफ में थोड़ी सी ट्रेजेडी रही, तो मुझे प्राइवेट जॉब भी करने थे और प्लस अपने पढ़ाई भी करने थे। तो मैंने प्राइवेट जॉब करते हुए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर मैंने 6 महीने की तैयारी की। और फिर मेरा एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और मेरी रैंक अच्छी रही और मैं पटना में ही पोस्टिंग भी पाली। और फिर उसके बाद मुझे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, मैं कंटिन्यू की। फिर जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑफिसर्स के साथ कार्य करती थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे भी लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। और मैं एनसीईआरटी के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड ऑफिसर्स बताते थे कि आप एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू हो, तो मैं एनसीईआरटी को गो थ्रू हुई। फिर उसके बाद सारे सब्जेक्ट वाइज मैं गई। पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत को अपनाया। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे मैंने काफी फोकस किया, क्योंकि इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। इसके अलावे मैं ज्योग्राफी ल्यूसेंट बीपीएससी के लिए मैंने ज्योग्राफी ल्यूसेंट से पढ़ा, साइंस ल्यूसेंट से पढ़ा। और मुझे करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा रुचि थी, तो मैं एवरीडे न्यूज़पेपर गो थ्रू होती थी। उनके एडिटोरियल्स जो आते थे लाइक द हिंदू और जनसत्ता, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, ये सारे मैं पढ़ती थी और मुझे बहुत मजा आता था। दृष्टि आईएएस के मैं एवरीडे वेबसाइट भी फॉलो करती थी, जेआईएस के भी कुछ मैं देखती थी। तो ये सारे करके मैंने अपनी तैयारी कंप्लीट की है सर। Okay. तो चलिए हम अब स्ट्रेटेजी जानते हैं आपके सिलसिलेवार तरीके से, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य और इंटरव्यू के लिए। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा एक बहुत चैलेंजिंग फेज होता है, इसमें कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है और हर बार स्वभाव बदलते हैं और कंपटीशन सभी के साथ होता है।
आपकी क्या रणनीति रही यहाँ पर? आपने कुछ प्रैक्टिसेस की कि नोट्स पे रिलाई किया, रिवीजन ज्यादा किया, तो आपकी रणनीति क्या थी? सर बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने एनसीईआरटी को काफी 6 to 12 काफी गो थ्रू हो चुकी थी, तो मेरे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर थे। तो मुझे प्री के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होता था। मैं सारे मेरे क्लियर थे, तो मैं ल्यूसेंट वगैरह जो साइंस पोर्शन थे उसे मैं वो कंप्लीट करती थी। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस सेट करती थी एवरी डे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखे कि क्या पैटर्न है, कहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। और करंट अफेयर्स पे तो मुझे रुचि थी ही, मैं एवरीडे का कंप्लीट करती थी। और इसके अलावा बिहार स्पेशल मैंने पढ़ा। इम्तियाज अहमद के बुक आते हैं जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। तो सब्जेक्टिव मैंने डीपली पढ़ा और फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए, और मुझे लगता है इतना इनफ है सर। ओके, तो मतलब एक स्टैंडर्ड बुक को आपने फॉलो किया और लास्ट डे के पेपर पर रिलाई किया। जी अब सर। हम मुख्य परीक्षा के बारे में जानते हैं कि आपने वो किताबें कौन कौन सी थी, एक बार फिर से हमें पेपर वाइज बता दीजिएगा कि बुक कौन सी थी, और उस बुक के साथ आपकी रणनीति कैसी थी। मतलब आप किताबों में नोट्स बनाते थे कि आपका एक स्पेशल नोट्स रहता था, या फिर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करते थे? मुख्य परीक्षा के लिए आपने कौन सी रणनीति रखी? सर बिल्कुल, जहां तक मुख्य परीक्षा की बात है, तो मुख्य परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट होता है राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो वो मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं एवरीडे राइटिंग प्रैक्टिस किया करती थी। और इसके लिए जैसे कि पेपर वन को मैं लेके चलती हूँ, तो पेपर वन में हिस्ट्री के पोर्शन होते हैं, सेकंड आपके नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, और थर्ड आपके स्टैट्स के पोर्शन होते हैं। तो मैं चूंकि हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो मैं इसके लिए बस यूट्यूब से, वेबसाइट वगैरह से मैंने तैयार किया, मैं कोई खास बुक नहीं पढ़ी। और रही बात, और बाकी स्पेक्ट्रम तो मैंने पहले ही पढ़ चुका था, जो कि काफी है। और मैं नेशनल इंटरनेशनल इशू के बारे में मैंने बताया कि मुझे करंट्स में काफी रुचि है, तो मैं न्यूज़पेपर गो थ्रू होती थी, उसी से मैं अपने नोट्स बनाया करती थी, और वेबसाइट को भी फॉलो करती थी। उससे जो मुझे सिलेबस से रिलेवेंट लगता था, मैं उसे नोट डाउन करती थी। तो मैं इस तरह से अपने नोट्स बनाती थी और उसे अपडेट करती रहती थी, और राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। स्टैट्स की बात है तो एक एल मिश्रा सर जी हैं, तो उनका एक टेलीग्राम चैनल चलता था, वो एवरीडे 2 क्वेश्चंस देते थे जैसे कि एग्जामिनेशन पेपर में आते हैं। और हम लोग सोनली रिलीजियसली फॉलो करते थे उनके चैनल को, और जो भी क्वेश्चंस देते थे टाइम शेड्यूल के अंदर बना के उनको सेंड करते थे, और वो जो भी कमियां रहते थे हमें बताते थे। तो ये पेपर वन की हमारी स्ट्रेटजी रही। पेपर टू की मैं बात करूँ तो पेपर टू काफी डायमेंशनल है। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक ऑल होते हैं। तो मैं पॉलिटी के लिए मैंने, जैसा कि हम लक्ष्मीकांत का मैंने तैयारी अच्छे से पढ़े हुआ था, तो वो उतना इनफ है। आप प्रीवियस के क्वेश्चंस उठाइए, उसके पैटर्न दिखे, उसी अकॉर्डिंग आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा डीपी क्वेश्चंस नहीं होता है। आप देखेंगे तो जो एनसीईआरटी में बेसिक्स हम लोग को दिए गए हैं, इसके अलावा बिहार के संदर्भ में आप देख लें, और आप प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और करंट से आप उसे जोड़ते हुए अपडेट करते रहे, तो आपके मार्क्स टेकिंग ये हो जाएंगे। और थर्ड है कि साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक्स के भी लिमिटेड है। आप जैसे नाभिक के रिएक्टर से रिलेटेड, या फिर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ये सब आपकी करंट ये है, ऊर्जा समस्या जो भी चल रही है। तो आप ये सब को नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा बहुत देख ले, क्योंकि कई बार इस पेपर वन के क्वेश्चन पेपर टू में भी आ जाते हैं। तो आप इस तरह से अगर ये करके चलेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने एडुटेरिया ग्रुप ज्वाइन किया था। एडुटेरिया का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, प्रवीण सर के द्वारा चलाया जाता है। तो उसमें मैंने रेगुलर मिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, और उससे मुझे काफी लाभ मिला। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही सर मेंस के लिए। हम कुछ बात अब ऑप्शनल की करते हैं, क्योंकि जी सर। ऑप्शनल जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो एक टेम्परामेंट देखते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वो कुछ सब्जेक्ट में उनका चॉइस ज्यादा रहता है, जैसे ज्योग्राफी को वो चूज कर रहे होते हैं। कुछ जो सोशियोलॉजी को चूज करने की कैटेगरी अलग होती है, जो इंग्लिश में अच्छा कमांड रखते हैं। हिंदी को ऑप्ट करने के लिए आपको क्या लगता है, वो कौन कौन से गुण होने चाहिए हमारे अंदर? क्या साहित्यिक टच होना चाहिए सोच में? आपको ये सब्जेक्ट क्यों प्रभावित किया, और आपकी क्या रणनीति रही? किताबों के लिस्ट साझा करें हमारे साथ। जी सर बिल्कुल। और जहां तक मैं ऑप्शनल की बात करती हूँ, तो ऑप्शनल को लेके स्टूडेंट्स के बीच काफी कंफ्यूजन रहता है कि मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि मानना है कि अगर आप
ऑप्शनल, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 सबके कॉमन रहता है, अगर आपको कुछ अपना दिखाना है तो आप ऑप्शनल में ही दिखाओगे ज्यादा वो। तो इसको लेके सब बहुत डरे रहते हैं कि मुझे सही डिसीजन लेना है, कहीं मुझे बैक ना होना पड़े। तो मैंने हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर को अपनाया एज ऑप्शनल, और इसके पीछे रीजन ये रहे सर कि एक तो मेरी पहले की मेरी रुचि हिंदी साहित्य में काफी रही थी। दूसरी बात है कि मैंने हिंदी साहित्य से मैंने पीजी कंप्लीट किया इग्नू से। तो मुझे, और जब मैंने इसके सिलेबस से गो थ्रू हुआ इसके ऑप्शनल पेपर से, तो मेरे सारे टॉपिक्स पढ़े हुए थे, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बस मुझे रिविजन करने थे और राइटिंग प्रैक्टिस करने थे। तो मुझे लगा कि मैं इससे अपनी सफलता को ज्यादा श्योर कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं इस सब्जेक्ट के साथ गई। कुछ बातें अब हम इंटरव्यू की कर लें। कुछ आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि इंटरव्यू में कैसा रहा, और वो दौर जरूर बताइएगा कि आप जब एंट्री कर रहे थे, एक घबराहट होती है और जब सामने पैनल को देखते हैं, तो ये फेज कैसा था, आपने क्या महसूस किया, कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए जो रोचक लगे आपको, और जहां पर आपको लगा कि आपने पॉइंट स्कोर किया। इंटरव्यू की कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए। सर बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरे इंटरव्यू, मैं जब इस दिन जब मैं इंटरव्यू से पहले मैंने मॉक इंटरव्यू दिया हुआ था, और मैं 6-7 दिन मॉक इंटरव्यू दे चुकी थी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे जो भी हेजिटेशंस थे वो दूर हो चुके थे, और मैं मानती हूँ कि अगर मुझे कोई भी चीज के इंफॉर्मेशन अच्छे हैं तो मैं उसे एक्सप्रेस काफी अच्छे से कर पाती हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक ये कह सकती हूँ कि हमारी जर्नी का फाइनल स्टेज था, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत डर होता है कि अगर मैं इसमें, अगर मैंने प्री में अच्छा परफॉर्म किया, मेंस में अच्छा परफॉर्म किया, अगर लास्ट मेरा मतलब इनपुट डालने का समय है, अगर मैं इसमें अगर थोड़ा सा चूक होता है तो फिर मुझे बैक टू पैवेलियन जाना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ी सी डर थी, लेकिन मुझे खुद पे विश्वास था कि मैं चीजों को एक्सप्रेस कर लूंगी, और जैसा कि सर लोगों ने फीडबैक दिया था तो और मैं कॉन्फिडेंस से भर गई थी। तो वैसा ही मैंने वहां पे परफॉर्म भी किया, मुझे इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स भी मिले। और जहां तक रोचक तथ्य की बात है, तो जैसे कि मैं जैसे ही एंटर की, तो एज यूजुअल मतलब कि लोगों जो भी हमारे इंटरव्यू पैनल थे, उन्होंने स्माइल किया और मैं विश किया, फिर उन्होंने बैठने के लिए बोला। तो जब उन्होंने शुरू किया कि हाँ आपके पेपर्स क्या है, ऑप्शनल पेपर क्या, मैंने बताया कि लिटरेचर। फिर उन्होंने मेरा ये ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जानना चाहा। फिर मैंने बताया कि वही है जो मैंने हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोला। बोला अरे वाह, तो आप को बहुत ज्ञान होगा। ये एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहा था, तो हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी स्माइल की, मैं बोली जी सर मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे से हिंदी लिटरेचर में क्वेश्चन पूछना शुरू किया। मैंने काफी अच्छे से जवाब दिया, हालांकि कुछ क्वेश्चंस एक दो ऐसे थे जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी मैंने सॉरी बोल के ओके किया। फिर उसके बाद दूसरे मेंबर्स ने मुझसे मेरे डिपार्टमेंट्स के बारे में, जीएसटी में जैसा कि मैं कार्यरत थी हूँ, तो फिर उन्होंने जीएसटी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, और बिहार से रिलेटेड कि बिहार में जीएसटी का क्या ये है, तो वो सारे मैंने जवाब दिए। इसके अलावा फिर नेक्स्ट मेंबर ने मुझे मेरी हॉबीज पूछी, तो मैंने अपनी हॉबीज बताई, लेकिन उन्होंने कुछ खास परफॉर्म करने के लिए नहीं, मैं एक्सपेक्टेड थी कि मुझे कुछ बोले, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझे। और फिर उसके बाद उन्होंने विमेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने मेरी पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस पूछी, मैंने सारा बताया, 4-5 तक मैंने कंटिन्यू बताया, तो फिर बोले ओके ओके। फिर उसके बाद उन्होंने विमेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि आप बिहार में विमेन रिलेटेड क्या इशू देखती है, बस आपको 3 पॉइंट बताने हैं, तो और 3 सॉल्यूशन भी बताना है साथ में। तो जब मैंने वो तीनों पॉइंट्स बताया तो फिर वो फुल्ली सेटिस्फाइड थे, और फिर वो खुश हो गए, और फिर सडन से बोले अब आप जाओ। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि यार मैंने कुछ मतलब ऐसा क्या कर दिया कि सडन से बोला कि जाओ। तो मैं थोड़ी सी डर गई थी कि पता नहीं कैसा मेरा इंटरव्यू गया, और मैं बहुत अच्छा एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मुझे इतने नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले सर। कितने मार्क्स मिले आपको अनन्या? हाँ सर, मुझे 85 मिले हैं आउट ऑफ 120। लगभग लगभग 70% आपने मार्क्स जी अचीव किए। सर, जी सर। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। बस ये लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन चाहूंगा। आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से, और जो आपको जो भी आपने कॉन्फिडेंस गेन किया, इन सबको काउंट करते हुए आप वो कौन सा सुझाव उन अभ्यर्थियों को या उन युवाओं को देना चाहते हैं जो अभी अभी शुरुआत की है इस फील्ड में, और खास करके उन लड़कियों को जो कि बहुत रिमोट एरिया की हैं और जो जिनके अंदर
ये थोड़े ख्वाब से हैं। आपके ऐसे कौन से सुझाव हैं जो अपने इन लोगों को आप मोटिवेट करें या इनको कुछ एक सही डायरेक्शन दें? तो ऐसा कौन है? अंतिम सुझाव आपके पास क्या है? सर, मैं आज के पेरेंट्स को सुझाव देना चाहूंगी कि आप आजकल सोशल मीडिया के ज़माने हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप बहुत सारी चीजों के पीछे ना भागे। आप अपना लिमिटेड रिसोर्स रखें, उसे बार-बार रिवीजन करें, उस पे फेथ करें और अपने जो भी गुरुजन जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं, उन पे फेथ रखें और उसी पे गो थ्रू करें और उसी को बार-बार प्रैक्टिस करें, आप सफल ज़रूर होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी लड़कियों को या फिर जो भी अभ्यर्थी हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि ये आप कभी भी रिसोर्सेज का रोना ना रोएं कि मैं बहुत दूर हूँ, मैं बहुत पास, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपके पास जो भी है, जो भी संसाधन है, आप उसी को कंप्लीट करके और आपको आगे निकलना है, ठीक है? और अगर आप एक्सक्यूजेस देते हो तो कहीं न कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आपको लॉस होने वाला है। तो अगर मैं सर जैसा कि आप मेरे संघर्ष को जानते हैं, तो जिस तरह से मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं एक साधारण सी स्टूडेंट हूँ और जिन्होंने स्कूलिंग ठीक से नहीं की। मैं चूँकि मेरे पापा जी का ये हो गया था, तो मैं 3 क्लास के बाद पहले के स्कूल जाने के लिए तरसती रही। मैंने कॉलेज में कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, मैंने कभी कॉलेज में कदम नहीं रखा, मुझे होता था कि काश मैं भी कॉलेज लाइफ एन्जॉय करती। आज वो लड़की आपके सामने जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में सामने है। तो मैं अगर इतना कुछ कर सकती हूँ एक साधारण सी लड़की, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस अपने लक्ष्य के प्रति फ़ोकस रहें और बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति फ़ोकस रहें और मेहनत करते रहें, आपका रिज़ल्ट एक दिन ज़रूर आएगा। तो आपके साथ तो ये सेशन काफ़ी ही फ्रूटफुल रहा और आपको भी डायलॉग मंच आपके भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता है और आपका बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने अपने इतने व्यस्त समय को देखते हुए आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।